नमस्कार दोस्तों, जय जवाहर। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आकांक्षा पीएससी कोचिंग सेंटर जांजगीर में। मैं रविशंकर यादव अभी आपको पढ़ा रहा हूँ भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अभी लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं जिस पर, वो क्या है हमारा मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति के अंतर्गत मैंने अभी तक आप लोगों को इस क्या होता है और इसके प्रकार, मुद्रास्फीति की अवधारणा और उसका मापन, इन चारों सब टॉपिक पे हम लोगों ने बात कर लिया है ना। मुद्रास्फीति में इन चारों टॉपिक पर बात कर ली है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हो इसका प्रभाव, मुद्रास्फीति का प्रभाव। और इस मुद्रास्फीति के प्रभाव को हम लोग समझते हैं क्या है, उसके बाद इसके उपाय पर हम लोग बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं मुद्रास्फीति का प्रभाव। तो मुद्रास्फीति के प्रभाव की अगर बात करें तो इसका प्रभाव अपने को देखना है। चलिए एक मैं यहाँ बस लिख रहा हूँ, उसको देखते जाना है। पहला लिखना है हमको क्या, आम उपभोक्ता। आम उपभोक्ता पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है। दूसरा अपने को देखना है पेंशन पर, पेंशनधारी पर। तीसरा आपको देखना है ऋणदाता पर। एंड फोर्थ वन आपको यहाँ पर देखना है किस पर, ऋणी पर। तो आप लोग बताइएगा ऋणी पर और पेंशनधारी पर। ठीक है। अब बात यहाँ ये आ रहा है कि भाई प्रभाव मीन्स क्या, महंगाई का प्रभाव। महंगाई अगर बढ़ रही है तो ठीक है, तो याद रखिएगा महंगाई बढ़ती है तो उपभोक्ता पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप लोग पूरा लाइन लिख लीजिएगा, मैं एक बार बस लिख रहा हूं। नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सिंपल सी बात है भाई, महंगाई बढ़ेगा तो हम लोग के ऊपर क्या होगा, ज़्यादा बेटे जाएगा, ज़्यादा महंगी वस्तु मिलती जाएगी, तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा आम उपभोक्ता पर। ठीक। दूसरी बात अगर किया जाए पेंशनधारी पर, जिनको पेंशन मिलता है, पेंशनग्राही पर, उन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई उनका पेंशन फिक्स है, बढ़ नहीं रहा है, उसमें पेंशन में वृद्धि नहीं हो रही है, तो उनको भी क्या पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कोई व्यक्ति क्या करता है, ऋण दिया है, ऋण दिया है, तो ऋण दिया है तो उसको उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा जो ऋणदाता होता है ना, उस पर पड़ता है प्रभाव नकारात्मक नहीं, सकारात्मक, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ऋणदाता पर। क्यों? क्योंकि मान लो कोई किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये किसी को ऋण दिया आज के डेट में, आज फरवरी 2022 में किसी ने क्या किया, ऋण दिया। अब इसको जो ये पैसा वापस मिल रहा है 10,000, ये वापस मिला इसको कब मिला, फरवरी 2024 से मान लो। ठीक। और मुद्रास्फीति अगर है, महंगाई बढ़ रही है, तो आज 2022 में जो वस्तु 10,000 की मिल रही है, कोई वस्तु, ये जो वस्तु है ये 10,000 आज इसकी कीमत है, क्या 2024 में वो 10,000 उसको वापस मिलेगा, वो इसको खरीदने जाएगा तो क्या उसको वो 10,000 रुपये में मिलेगा 2024 में? जो वस्तु की कीमत आज 10,000 है, ये वस्तु क्या उसको 10,000 में 2 साल बाद मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। मीन्स मुद्रा की वैल्यू कम हो चुकी है। आज 10,000 का जो मूल्य था वह मूल्य 2024 तक क्या हो चुका है, वो घट चुका है। हो सकता है अब वो वस्तु यहाँ पर 10 की जगह क्या मिले, 11,000 रुपये में मिले या 12,000 रुपये में मिले। मतलब ऋणदाता के द्वारा जो पैसा दिया गया था ऋण के रूप में, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, घट जाता है। इसलिए बोला जाता है कि ऋणदाता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नकारात्मक। इसी प्रकार अगर ऋणी की बात करें तो ऋणी पर पड़ता है सकारात्मक प्रभाव। मीन्स क्या, जिसने ऋण लिया था, सेम एग्जाम्पल जो मैं दिया था, ये 10,000 रुपया किसी ऋणी के द्वारा क्या किया गया, ए के द्वारा ऋण लिया गया, और कब लिया गया, 2022 में। तो आज 2022 में इसने 10,000 रुपया का जो खर्च किया है, ये 2024 में इस 10,000 का वैल्यू क्या हो जाए रहेगा, कम हो जाए रहेगा। तो आज इसने 10,000 में जो वस्तु खरीदा ए, या मान लो कोई भी एक वस्तु है जिसकी कीमत है, गुड्स की कीमत 10,000 है, इसकी कीमत आज 10,000 है, 2024 से बढ़ के 11,000 हो जा रही है। तो इस मुद्रा की जो वैल्यू है 2022 की तुलना में 2024 में कम हो चुकी है ना। तो जो ऋण लिया था उसने क्या किया, 2022 में इस 10,000 का लुत्फ उठा लिया,
10,000 मूल्य का वो वस्तु खरीद लिया, लेकिन जब देने की बारी आई तब उसका मूल्य घट चुका है मुद्रा का। तो जो ऋणी होता है ना, जो ऋण लेता है उसको फायदा होता है, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसमें क्या क्या बताया, ऋणदाता को नुकसान होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और जो ऋणी होता है उसको क्या होता है, फायदा होता है, ठीक। अब जो निवेशक होता है, एक उसको मैं दूसरे इसमें लेता हूँ, है ना। अब इसको एक दूसरे वे में ले रहे हैं, वो आम व्यक्तिगत ले लिए। अब निवेशक की बात करें तो इस पर क्या प्रभाव होता है, बड़े उद्योगपतियों पर और छोटे उद्योगपतियों पर। ठीक है। और साथ में क्या, कच्चे माल पर आधारित उद्योग पर, कच्चे माल पर आधारित उद्योग, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दूसरी तरफ बिना कच्चे माल पर आधारित उद्योग, बिना कच्चे माल पर आधारित उद्योग, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इनकी भी बात करते हैं अब थोड़ा। तो देखो, जो आम निवेशक होता है उनको तो नुकसान ही होता है, मुद्रास्फीति बढ़ता है तो इन पर भी क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्यों, क्योंकि भाई निवेश कर रहा है, तो जैसे जैसे मुद्रास्फीति होगी तो भाई लागत बढ़ते जाएगा, मजदूरी दर बढ़ते जाएगा, ब्याज दर बढ़ता है, तो इनको क्या होता है, नुकसान होता है। कच्चे माल की कीमत बढ़ती है तो इनको नुकसान होता है निवेशक को, ठीक। अब दूसरी तरफ मैं बात करूं जो बड़े उद्योगपति और छोटे उद्योगपति है, तो एक बात याद रखिएगा, मुद्रास्फीति बढ़ने पर क्या होता है, ब्याज दर भी बढ़ता है, ठीक है। मुद्रास्फीति के बढ़ने पर ब्याज दर भी बढ़ता है, ठीक। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि बड़े उद्योगों पर क्या होता है, इन पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, इन पर क्या पड़ता है, सकारात्मक। और दूसरी तरफ ये छोटे उद्योग हैं, इन पर पड़ता है नकारात्मक प्रभाव। समझाता हूँ क्यों ऐसा। तो मैं क्या बोला, ये जो छोटे उद्योगपति है, मैं क्या बोला, मुद्रास्फीति बढ़ने पर ब्याज दर भी बढ़ता है, तो छोटे उद्योगपतियों के लिए ऋण महंगा हो जाएगा, ठीक है, ऋण महंगा हो जाएगा। तो भारत में यदि मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बैंक दर में वृद्धि होती है और ऋण महंगा हो जाता है, ऋण लेना महंगा हो जाता है। लेकिन जो बड़े उद्योगपति हैं, जैसे मान लो टाटा है ना, तो टाटा जैसी कंपनियां क्या करेगी, अगर भारत में ऋण महंगा है तो वो बाहर से अन्य वित्तीय संस्थानों से, बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से क्या कर लेंगे, ऋण ले लेंगी। दूसरे देश के बैंक से या अन्य वित्तीय संस्थानों से वो क्या कर लेंगे, ऋण ले लेंगी। तो भारत में ऋण महंगा रहेगा तो वो क्या करेंगी, दूसरे देश से ले लेंगी, और दूसरे देश से ऋण लेकर निवेश करके उत्पादन करेगी और अपने वस्तुओं को फिर महंगी कीमत पर बेचेंगी। तो जो बड़े उद्योगपति होते हैं वो क्या कर लेते हैं, ऋण बाहर से ले लेते हैं, तो इन पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। ऋण बाहर से ले लिए, सस्ते दर में उत्पादन किए और बढ़िया अपने वस्तु को बड़ी कीमत पर बेच रहे हैं। छोटा उद्योगपति है, पापड़ बनाने वाले या फिर आटा बनाने वाले या फिर चिवड़ा बनाने वाले, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, ये बाहर से ऋण नहीं ले पाते, ठीक है। तो इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये सकारात्मक। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पर इस बात को याद रखना है, इन्फ्लेशन दर बढ़ने के वजह से बैंक दर भी बढ़ता है, और बैंक दर बढ़ता है तो क्या हो जाता है, हमारा ऋण महंगा हो जाता है। ऋण क्या होता है, वो बढ़ जाता है, ऋण महंगा होता है। तो ऋण महंगा होगा, ब्याज दर महंगा होगा, तो ऋण लेना मुश्किल हो जाएगा। छोटे उद्योगपतियों के लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो बड़े उद्योगपतियाँ होते हैं उन पर क्या पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और दूसरे जगह से जाकर क्या कर लेते हैं, ऋण ले लेते हैं, देश से बाहर ऋण लेंगे। बात समझ में आया। चलिए अब आता है हमारा ये 2 पॉइंट और, जो कच्चे माल पर आधारित उद्योग हैं तो इन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्यों, क्योंकि भाई कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हो रही है, मजदूरी दर में भी वृद्धि होती है, मुद्रास्फीति बढ़ता है, तो ठीक है। तो मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण मैं क्या बता रहा हूँ, कच्चे माल की कीमतों में भी वृद्धि होती है ना, रॉ मटेरियल, मजदूरी दर, इन सब में वृद्धि होती है। तो कच्चे माल पर आधारित उद्योग को क्या होता है, नुकसान होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो दूसरी तरफ बिना कच्चे माल पर आधारित जो उद्योग होते हैं, मीन्स जो सर्विस सेक्टर के उद्योग होते हैं,
इनको क्या होता है, इनको सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी सेवा चार्ज में, सर्विस चार्ज में तो वृद्धि कर देते हैं, महंगाई बढ़ रही है तो, लेकिन इनको तो कच्चा माल चाहिए नहीं, विदाउट कच्चा माल है तो कच्चा माल नहीं चाहिए, लेकिन अपनी सेवाओं को ये बढ़ी हुई कीमत पे क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। बात समझ में आया? तो इन पर क्या होता है, सकारात्मक प्रभाव जो बिना कच्चे माल वाले हैं, और कच्चे माल वाले जो उद्योग होते हैं उन पे पड़ता है क्या, नकारात्मक प्रभाव। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि महंगाई का प्रभाव कैसे कैसे किस पर पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बताया, आम उपभोक्ता पर नकारात्मक प्रभाव, ठीक है, आम उपभोक्ता पर नकारात्मक प्रभाव, पेंशनधारी है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव, जो ऋण दाता है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव, लेकिन जो ऋण ग्राही है, ऋण लिया है, उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरी तरफ निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से उद्योगपतियों की बात किए तो निवेशक होगा उस पर नकारात्मक प्रभाव, ठीक। बड़ा उद्योगपति होगा उस पर क्या पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव। जो छोटा उद्योगपति होगा उस पर क्या पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों पर सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, और बिना कच्चे माल पर आधारित उद्योगों पर सकारात्मक प्रभाव, ठीक है। तो जो कच्चा माल इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर नकारात्मक, और जो बिना कच्चे माल वाले उद्योग हैं उनके ऊपर सकारात्मक। अब थोड़ा प्रभाव की बात करते हैं सरकार पर, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरकार पर इसका प्रभाव क्या होता है, तो देखो मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण, जब मुद्रास्फीति बढ़ता है, हम क्या देख रहे हैं, इन्फ्लेशन दर, मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, तब प्रभाव अब सरकार पर क्या होता है। तो इसको याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट है। देखो अगर मुद्रास्फीति बढ़ता है तो सरकार को क्या करना पड़ता है, सरकार को कर्मचारियों को वेतन, भत्ते इत्यादि को बढ़ाना पड़ता है, वेतन भत्ते को बढ़ाना पड़ता है। तो वेतन भत्ते को बढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से सरकार का क्या होता है, राजस्व व्यय बढ़ता है, राजस्व व्यय बढ़ता है। सरकार का क्या होता है, राजस्व व्यय बढ़ता है। देखो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय ये बजट के अंतर्गत मैं पढ़ाऊंगा, बजट के उपकरण में, बाकी थोड़ा समझ लो इसको, ये होता क्या है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, सरकार का व्यय, आय की बात अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, सरकार जो खर्च कर रही है, खर्च, ठीक। अब मैं खर्च में यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ क्या, देयता, और दूसरी तरफ क्या लिख रहा हूँ, संपत्ति का निर्माण, संपत्ति का निर्माण। तो याद रखिएगा, सरकार का ऐसा व्यय, एक कैटेगरी जहां पर क्या होता है, सरकार की देयता में कमी आती है या सरकार की संपत्ति का निर्माण होता है, ठीक। सरकार की देयता में कमी आती है या सरकार की संपत्ति का निर्माण होता है, और सरकार का ऐसा व्यय जिसके सरकार की देयता में, ये देयता कोई प्रभाव नहीं पड़ता और संपत्ति का निर्माण नहीं होता, ना ही देयता में कमी आती है और ना ही संपत्ति का निर्माण होता है। अब इसको समझना थोड़ा, यहाँ पर सरकार के व्यय के अंतर्गत मैं मान लो यहाँ पर लिख दिया, सरकार क्या कर रही है, पेंशन दे रही है, ठीक है। क्या कर रही है गवर्नमेंट, पेंशन दे रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, वेतन दे रही है, क्या कर रही है, वेतन दे रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, नेशनल हाईवे का निर्माण कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, ब्याज पे कर रही है, ये भी व्यय है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, और मैं अगर बोलूँ तो व्यय में मान लो ऋण का भुगतान की, ऋण भुगतान, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऋण भुगतान की। और क्या कर रही है गवर्नमेंट, तो और बहुत सारे खर्च हैं, जैसे कि मान लो गवर्नमेंट क्या कर रही है, पेंशन, वेतन या रख रखाव पर खर्च कर रही है, रख रखाव पर। अब समझना इसी को, मैं क्या बोला, सरकार की देयता, देयता मीन्स क्या होता है कि मान लो आपने उधार, सरकार के ऊपर कर्ज, वो है सरकार की देयता, ठीक है। देयता मीन्स क्या, सरकार के ऊपर कर्ज, सरकार ने यदि कर्ज ले रखा है तो सरकार के ऊपर क्या है, देयता है, ठीक है। तो देयता एक हो गया, और दूसरा क्या, संपत्ति का निर्माण, ये तो समझ में आ रहा है। तो मैं क्या बोला, यदि देयता में कमी आती है और या फिर संपत्ति का निर्माण होता है तो उसको बोल दिया जाता है सरकार का पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय।
सरकार के व्यय को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को क्या बोला जाता है, राजस्व व्यय, और दूसरे को क्या बोला जाता है, पूंजीगत व्यय। इसको मैं समझाऊंगा और बजट पढ़ेंगे तो वहां पर पूरा आएगा। तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दो प्रकार का सरकार का खर्च होता है। तो मैं क्या बोला यहाँ पर, सरकार को वेतन भत्ते को बढ़ाना पड़ता है, इन द सेंस क्या सरकार के राजस्व व्यय में वृद्धि होती है। तो देखो अब पेंशन की बात करें तो पेंशन पर जो सरकार खर्च कर रही है, क्या इससे सरकार के संपत्ति का निर्माण हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या सरकार की देयता में कमी आ रही है, इन दोनों पॉइंट पर बस हर खर्च को रखो, उसी से डिसाइड होगा कि वो राजस्व है या पूंजीगत व्यय है। तो देयता में कमी आ रही है पेंशन से, नहीं आ रही है। क्या संपत्ति का निर्माण हो रहा है, सरकार के किसी पूंजी का निर्माण हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा हो गया, तो ऐसा व्यय जिसमें देयता में कमी नहीं आती और संपत्ति का निर्माण नहीं होता, ये क्या कहलाता है, पूंजीगत व्यय। ये क्या कहलाता है, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, ये क्या कहलाता है आपका, राजस्व व्यय। तो राजस्व व्यय इन द सेंस क्या, जहां पर ना ही संपत्ति का निर्माण होता है और ना ही पूंजी का और ना ही देयता में कमी आती है। ठीक है, ये पूरा हौच पौच हो गया, कोई बात नहीं, एक मिनट। मैं क्या बोला, ये दो वर्ड, एक मैं क्या बोला, देयता, और दूसरा मैं क्या बोला, संपत्ति निर्माण। ठीक, तो यहां पर यदि देयता में कमी आ रही है या संपत्ति का निर्माण हो रहा है, तब इसको देयता की कमी हो रही है या संपत्ति का निर्माण हो रहा है, तब हम इसको क्या बोल देते हैं, देयता की कमी और संपत्ति का निर्माण, तब पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय कहलाता है। इसी प्रकार देयता में कमी नहीं हो रही है और ना ही संपत्ति का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, तब इसको क्या बोल दिया जाता है, राजस्व व्यय। इससे थोड़ा क्लियर होगा। देयता और संपत्ति का निर्माण, इसको आपको माइंड में रखना है। मैं क्या बोला, यदि देयता में कमी हो रही है या फिर पूंजी का क्या हो रहा है, राइट मीन्स निर्माण हो रहा है, संपत्ति का निर्माण हो रहा है, तब उसको क्या बोला जाता है, पूंजीगत व्यय। और यदि देयता में कमी नहीं होती, ना ही संपत्ति का निर्माण होता है, तब राजस्व व्यय। तो यदि सरकार पेंशन दे रही है तो क्या पेंशन से पूंजी का निर्माण हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या देयता में कमी आ रही है, नहीं हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, राजस्व व्यय। सैलरी, सरकार वेतन दे रही है, वेतन दे रही है, तो क्या देयता में कमी आ रही है, नहीं आ रही है। क्या संपत्ति का निर्माण हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो भी राजस्व है। सरकार मान लो कोई पुल का निर्माण कर रही है, एनएच का निर्माण कर रही है, तो वो पूंजीगत व्यय आ जाएगा। क्यों, क्योंकि संपत्ति का निर्माण उससे हो रहा है सरकार के लिए, तो पूंजीगत व्यय। सरकार ने क्या कर दिया, मूलधन चुकाया, ऋण पर मूलधन था उसको पे कर दिया, तो मूलधन पे किया तो क्या हुआ, देयता में कमी आ गई, तो देयता में कमी आ गई, तो कमी आ गई तो वो पूंजीगत है। सरकार ने ऋण का ब्याज दिया, तो ब्याज दिया तो क्या हो गया, वो ना ही देयता में कमी आई और ना ही संपत्ति का निर्माण हुआ। ब्याज तो देना ही पड़ेगा, ना ही देयता, मूलधन भी नहीं है वो। अगर मूलधन होता तो देयता में कमी आती, तो वो भी क्या हो गया, राजस्व है। इसी को उपभोग व्यय भी बोल दिया जाता है। आगे और अलग टॉपिक जब पढ़ेंगे बजट तो बात करेंगे, उपभोग व्यय बोला जाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, इसको आप चाहोगे तो याद रख सकते हो। यहाँ पर मैं फिर से पढ़ाऊंगा बजट वाले टॉपिक पे ये वाले शब्द को। तो मैं क्या बोला, सरकार का जब प्रभाव देख रहे हैं हम लोग सरकार के ऊपर, तो क्या बोल रहा हूँ, इसको आप चाहोगे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है, ठीक है। तो सरकार के ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है उसकी जब बात हो रही है, तो मैं यहाँ पर क्या बताया कि भाई सरकार का क्या होता है, राजस्व व्यय बढ़ जाता है। ठीक, तो सरकार का राजस्व व्यय बढ़ता है, क्या बढ़ने से, इन्फ्लेशन बढ़ने से। दूसरा, सरकार की परियोजना की लागत बढ़ती है ना। जितनी सरकार की परियोजना है, परियोजना की लागत, जैसे कि सरकार बोली है कि मैं इतना रेलवे ट्रैक बिछाऊंगा, इतने डैम का निर्माण करूंगा, इतने एनएच का निर्माण करना है, सड़कों का निर्माण करना है, तो इसका क्या होता है, महंगाई बढ़ेगा तो उनकी लागत में वृद्धि होती है, सब चीज़ महंगा होते जाएगा, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, परियोजना की लागत में वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है, सरकार का पूंजीगत व्यय बढ़ता है, पूंजीगत व्यय बढ़ता है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, वो ये कि सरकार क्या करती है, जब आपूर्तिजन्य मुद्रास्फीति होती है तो सरकार क्या करती है, अपना आयात बढ़ा देती है संतुलित करने के लिए।
याद रखिएगा मैं क्या बोला, आपूर्तिजन्य मुद्रास्फीति के कारण, आपूर्तिजन्य मुद्रास्फीति के कारण सरकार क्या करती है, इस आपूर्तिजन्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, जब आपूर्तिजन्य मुद्रास्फीति होता है तो सरकार को क्या करना पड़ता है, इसको नियंत्रित करने के लिए, आपूर्तिजन्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है जी, तो आपूर्तिजन्य मुद्रास्फीति को क्या करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या करती है, आयात बढ़ाती है। ठीक, तो आयात बढ़ा देती है। अब आयात बढ़ाने से क्या होगा, सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार, इसमें कमी आती है, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है, याद रखिएगा। और आयात बढ़ने से क्या होता है, तो आयात बढ़ने से एक तो हम लोग देख रहे थे कि मुद्रास्फीति का प्रभाव सरकार के ऊपर क्या पड़ता है। तो मैं क्या बोला, राजस्व व्यय बढ़ता है, परियोजना की लागत बढ़ती है, जिसके कारण क्या बढ़ता है, पूंजीगत व्यय बढ़ता है। अब देखो, आपूर्तिजन्य मुद्रास्फीति जब रहता है तो इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या करती है, आयात बढ़ाती है। जैसे कि मान लो गेहूं का उत्पादन हुआ, हमारे देश में गेहूं की मांग थी 100 टन और बढ़िया फसल हो रहा था, उम्मीद था कि अच्छा खासा 150 टन के लगभग उत्पादन होगा, ठीक है। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, फसल कटने के पहले ओलावृष्टि हो गया और फसल नष्ट हो गया, ठीक है, फसल क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो फसल के नष्ट होने की वजह से अब क्या हुआ, जो अपने को 100 टन का डिमांड था हमारा 100 टन का, ये 100 टन नहीं आ पाया, फसल नष्ट होने की वजह से 20 टन ही आया। कितना आया, 20 टन। तो गैप कितने का हो गया, गैप हमारा हो गया क्या, 80 टन का। अब मान लो 100 टन जरूरत था, सिर्फ 20 टन ही आ पाया, तो महंगाई तो बढ़ जाएगी, आपूर्ति नहीं हो पाया, तो क्या होगा, कीमत हाइक कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तब सरकार यहाँ पास क्या करेगी, इस कीमत को कंट्रोल करने के लिए इस 80 टन को क्या करेगी, आयात करेगी, दूसरे देश से क्या करेगी, आयात करेगी। इसी चीज़ को मैं बोला कि आपूर्तिजन्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या करती है, आयात को बढ़ा देती है। ठीक, बात को क्या हुआ, समझ में आया, आयात बढ़ जाता है। अब समझना हमारा, मैं क्या बोला, गैप को बढ़ाने के लिए सरकार क्या करेगी, आयात बढ़ाएगी। अब दूसरा बात समझो यहाँ पास आयात को लेकर। अब मैं क्या बोला, ये मान लो कोई देश है और हमारे देश में दो चीज़ होता है, आयात और निर्यात। कोई भी देश जो होता है आयात निर्यात करता है, ठीक। अब आयात निर्यात का, इसको थोड़ा और बड़ा मैं लिख रहा हूँ, आयात और निर्यात करना है, ठीक, आयात और निर्यात। अब इसमें मैं कंडीशन बना रहा हूँ। पहला कंडीशन हमारा, आयात और निर्यात क्या होगा, आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है, मीन्स आयात 100 का है, निर्यात 50 का है। दूसरा कंडीशन हमारा, आयात कम है, निर्यात ज़्यादा है, मीन्स क्या, निर्यात 100 का है, आयात 50 है। तीसरा कंडीशन हमारा क्या है, आयात भी 100 का है, निर्यात भी 100 का है। ये 3 कंडीशन। तो इन तीनों कंडीशन में ए बी सी में देखो, पहला जो है आयात ज़्यादा हो रहा है, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, खरीद ज़्यादा रहे हैं और निर्यात बेच कम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर हम 100 का खरीद रहे हैं और 50 का बेच रहे हैं, मतलब अपने को क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है ना जी। हम किसी से, दूसरे देश से 100 खरीद रहे हैं, 100 यूनिट खरीद रहे हैं और बेच केवल 50 कर रहे हैं, तो 50 अतिरिक्त जो खरीद रहे हैं उसका अतिरिक्त तो पैसा जा रहा है हमारे देश से बाहर, अगर पैसा के संदर्भ में देखोगे तो, ठीक। दूसरा चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ को हमको क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बेच ज़्यादा रहे हैं, निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं 100 यूनिट, और खरीद क्या रहे हैं, 50 खरीद रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर संतुलित है। तो इसी को क्या बोल दिया जाता है, व्यापार घाटा, और व्यापार फायदा, और व्यापार संतुलित। तो इसको व्यापार घाटा बोला जाता है जब हमारा क्या होता है, निर्यात कम होता है, आयात ज़्यादा होता है। इसको व्यापार अधिशेष बोला जाता है, फायदा नहीं बोलते, क्या बोल देते हैं, व्यापार अधिशेष, ठीक है। ये क्या होता है, व्यापार अधिशेष बोला जाता है। और इसको क्या बोल देते हैं, व्यापार संतुलन। व्यापार क्या है, संतुलन की स्थिति में है। अब दूसरी बात, हमारा ये जो व्यापार होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये रुपया में नहीं होता। बात ये है, ये चाहे खरीदी हो चाहे बिक्री हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी व्यापार होता है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा पे होता है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो डॉलर पे होगा या अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा पे होगा। कहीं कहीं होता है कि रुपया में भी हो जाएगा, जो देश एक्सेप्ट करे रुपया, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विदेशी मुद्रा में होता है।
तो यदि हम देखो हम ज़्यादा बेचेंगे और कम खरीदेंगे तो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता जाएगा इस कंडीशन में। अगर हम आयात ज़्यादा खरीदेंगे या आयात ज़्यादा करेंगे, खरीदेंगे ज़्यादा और बेचेंगे कम, तो हमको विदेशी मुद्रा भंडार देना पड़ेगा ज़्यादा। आ कम रहा है, जाएगा ज़्यादा। बात समझ में आया? ठीक है, इसी चीज़ को मैं बोल रहा हूँ। और एक बात बताओ, यदि हम लोग को घाटा ज़्यादा होगा तो हमारा व्यापार क्या हो जाएगा? घाटे पे रहेगा। मतलब ज़्यादा आयात कर रहे हैं तो हमको क्या हो जाएगा? व्यापार घाटा भी होगा। इस चीज़ को समझ रहे हो आप लोग? इसी चीज़ को मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर लिखा आपको क्या कि आपूर्तिजन्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या होता है? आयात बढ़ाना पड़ता है। तो जब हम आयात ज़्यादा बढ़ाएंगे, ये वाला कंडीशन, आयात ज़्यादा हो रहा है तो कौन सा कंडीशन है? ये वाला। तो हमारा क्या होता है? व्यापार घाटा बढ़ता है। मैं यहाँ पर लिख दिया उसी चीज़ को। मैं क्या लिखा? आयात ज़्यादा होता है तो विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है, मतलब ज़्यादा विदेशी मुद्रा अपने को दूसरे देश को देना पड़ेगा जहाँ से हम आयात कर रहे हैं उसके बदले। प्लस हमारा व्यापार घाटा भी बढ़ता है। ठीक है, व्यापार घाटा बढ़ रहा है। और भुगतान संतुलन पर, भुगतान संतुलन क्या होता है? भुगतान संतुलन भी एक वर्ड है, इसको भी समझ लो तब और क्लियर हो जाएगा। एक देश से जितना मुद्रा बाहर जा रहा है और कितना आ रहा है, ठीक है, बाहर जाना और आना। मान लो बाहर 100 जा रहा है और आ 50 रहा है। हमारे देश से 100 बाहर जा रहा है और वापस 85 आ रहा है किसी भी जरिए से। या मान लो 100 जा रहा है, 200 आ रहा है, या मान लो 100 जा रहा है और 100 आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं भुगतान संतुलन वाली बात। अगर 100 जा रहा है, 50 आ रहा है, तो ये भुगतान संतुलन घाटे की स्थिति होती है। नकारात्मक प्रभाव, भुगतान संतुलन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। ये अगर हो रहा है 100 जा रहा है तो पॉजिटिव इफेक्ट, और ये क्या है? संतुलन की स्थिति है। ठीक है, तो इसी को बोला जा रहा है कि हमारे देश से जितना पैसा बाहर जा रहा है क्या उतना ही आ रहा है? अब एक बात समझो, यदि हम भाई आयात ज़्यादा कर देंगे और निर्यात क्या करेंगे? कम करेंगे, तो हमारा जाएगा ज़्यादा। आयात खरीद ज़्यादा रहे हैं तो पैसा हमारा ज़्यादा जाएगा ना बाहर, और निर्यात कम कर रहे हैं तो पैसा कम आएगा। तो यही है, इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? आयात ज़्यादा और निर्यात ज़्यादा, तो यही क्या है? आपका व्यापार घाटा है। यही क्या है? व्यापार घाटा है। और यही हमारा क्या है? इसी से क्या हो रहा है? तो फॉरेन करेंसी रिजर्व ये क्या हो रहा है? कम भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा देना पड़ रहा है। इसी चीज़ को मैं यहाँ बता दिया आप लोगों को। क्या? आपूर्तिजन्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ता है? अपना आयात बढ़ाना पड़ता है। आयात बढ़ाती है तो फॉरेन करेंसी रिजर्व कम हो जाता है। फॉरेन करेंसी रिजर्व भी कम हो रहा है, आयात भी बढ़ रहा है, तो हमारा व्यापार घाटा भी बढ़ता है। और अंततः क्या होता है? हमारा भुगतान संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ में क्या होता है? तो इन तीनों कारणों से, ये सब होने से क्या होता है? अंततः अगर देखा जाए तो सरकार के ऊपर प्रभाव, तो मुद्रास्फीति के बढ़ने से, मुद्रास्फीति के बढ़ने से तो क्या होता है? तो सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ता है। क्या बढ़ता है? राजकोषीय घाटा बढ़ता है। और राजकोषीय घाटा के बढ़ने के वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का जो क्रेडिट है, देश की जो शाख है वो कम होती है। देश की शाख क्या होती है? कम होती है। मतलब अब एक चीज़ देखो, हमारा एक तो फॉरेन करेंसी रिजर्व भी ज़्यादा बाहर जा रहा है, प्लस अपने को क्या करना पड़ रहा है? व्यापार घाटा भी हो रहा है और भुगतान संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। सरकार को ज़्यादा खर्च भी करना पड़ रहा है, सरकार की लागत भी बढ़ रही है। तो उपरोक्त कंडीशन में क्या हो जाता है? सरकार का ये जो आय है ना, मुद्रास्फीति के कारण, इन सभी के कारण सरकार का व्यय जो होता है ये बढ़ जाता है आय की तुलना में। आय की तुलना में हमारा क्या हो जाता है? व्यय बढ़ जाता है। आय की तुलना में व्यय ज़्यादा होता है, आय कम होता है। मीन्स अगर आय 100 का हो रहा है तो व्यय कितने का होता है? 150 का होता है। ये 50 का जो गैप हो गया, ये 50 के गैप की पूर्ति के लिए सरकार बहुत सारा काम करती है। बहुत सारा क्या है? एक तो विनिवेश ही करेगी, दूसरा किसी को ऋण देगी तो ऋण वापस मांगेगी,
और लास्टली इसके बाद भी अगर नहीं हो पाया तो फिर सरकार क्या करती है, ऋण लेती है। और यही जो ऋण है यही कहलाता है आपका क्या, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। समझ में आया? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सरकार का राजस्व व्यय बढ़ेगा, बताया हुआ पॉइंट, सरकार का पूंजीगत व्यय बढ़ेगा, ठीक है, और व्यापार घाटा बढ़ेगा, ठीक है, व्यापार घाटा बढ़ेगा। तो इन तीनों के वजह से क्या होता है, सरकार का राजकोषीय घाटा भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है, राजकोषीय घाटा बढ़ता है। तो राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है, ऋण, ठीक है। तो इसी को क्या बोला, ऋण। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनली अगर देखा जाए तो मुद्रास्फीति का क्या हुआ, प्रभाव। तो प्रभाव में पहला मैं बोला आम उपभोक्ता पर, पेंशनधारी पर, ऋणदाता पर और ऋणी पर। तो आम उपभोक्ता पर नकारात्मक, पेंशनधारी पर नकारात्मक, ऋणदाता पर नकारात्मक और ऋणी पर क्या, सकारात्मक। दूसरा मैं क्या बोला, निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो निवेशक पर नकारात्मक, बड़े उद्योगपतियों पर सकारात्मक पड़ता है, ये बाहर से ऋण ले लेते हैं, छोटे उद्योगपतियों पर नकारात्मक पड़ता है। कच्चे माल पर आधारित उद्योग नकारात्मक, बिना कच्चे माल पर आधारित उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गवर्नमेंट की बात आई तो मैं क्या बोला, सरकार को वेतन भत्ते बढ़ाने पड़ते हैं, मीन्स राजस्व व्यय बढ़ जाता है। पूंजी की लागत बढ़ जाती है, मीन्स पूंजीगत व्यय बढ़ जाता है। लागत है ना, परियोजनाओं की लागत, सॉरी पूंजी की नहीं, परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती है, मीन्स पूंजीगत व्यय बढ़ जाता है। साथ में आपूर्ति जन मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए सरकार आयात बढ़ाती है, जिससे फॉरेन करेंसी रिजर्व कम होता है, हमारा व्यापार घाटा बढ़ता है और हमारे मुद्रा भुगतान संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब भुगतान संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए क्या होता है, अंततः देखा जाए तो सरकार के राजकोषीय घाटे में क्या होती है, वृद्धि होती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का साख या क्रेडिट कम होता है। तो ये फाइनली क्या हुआ, इफेक्ट हुआ मुद्रास्फीति का, ठीक है। तो हम लोगों ने देखो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, अगर देखा जाए तो क्या है, प्रकार, अवधारणा, मापन, प्रभाव। तो इफेक्ट को अभी मैं बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, उपाय क्या है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, इसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले चलिए, वीडियो का लाइक अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं। कोई भी डाउट होगा आपको वीडियो देखते हुए, आप बिल्कुल नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा, समझाऊँगा आप लोग को, ठीक है। चलिए ठीक।